नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बार बार विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमने 152 प्रश्नों तक पढ़ा था। आज के सेशन में 153 से 250 प्रश्न तक हल करेंगे। लगभग 100 प्लस प्रश्न शामिल है इस सेशन में। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। 153 प्रश्न है, मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के, धाय मीन्स क्या होता है? नौकरानी। तो मेवाड़ की पन्ना नामक धाय के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त को लेकर राजमुकुट नाम का नाटक लिखा गया और पूछा है इस नाटक के रचयिता कौन है। तो इस नाटक को लिखने वाले गोविंद बल्लभ पंत हैं। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो कंठ ध्वनियाँ अकु, अ, कुह, विसर्जनीय ना, विसर्जनीय ना। विसर्ग किसे कहते हैं? एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है, इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्जनीय नाम कंठा। तो अ, आ और क वर्ग, ह और यह विसर्ग, यह सब कंठ ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम लल्लू लाल द्वारा लिखित प्रेम सागर में हुआ। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो लल्लू लाल हैं। पेन क्यों नहीं चल रहा है? ये लल्लू लाल हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? तो एक भाषा दूसरे भाषा से क्या लेती है? शब्दावली लेती है। शब्दावली लेती है, क्योंकि देखिए हिंदी में फारसी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द, पश्तो भाषा के शब्द प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में। तो एक भाषा दूसरे से क्या लेती है? शब्दावली लेती है। कठिन काव्य के प्रेत किसे कहते हैं? तो कठिन काव्य के प्रेत केशवदास को कहते हैं। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? तो पद्मावत। पद्मावत इनका महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। चिंता से शुरू होता है। इस सर्ग का प्रथम भाग चिंता है और लास्ट भाग आनंद है। क्वेश्चन नंबर 160 है, भारत में सर्वाधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो भारतवर्ष में सर्वाधिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है और इसको श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रसों का राजा, रसराज मीन्स रसों का राजा। मुख रूपी चाँद पर राहु धोखा खा गया पंक्तियों में अलंकार है। तो रूपी है तो रूपक अलंकार। यहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। मुंडा भाषा परिवार किस क्षेत्र में है? तो छोटा नागपुर। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र छोटा नागपुर है। यह बार बार विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और प्रश्नों कम से कम 250 प्रश्न हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो ज़रूर हल कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए इस क्लास को।
क्वेश्चन नंबर 164 है, दोहा छंद में श्रृंगारी रचना प्रस्तुत करने वाले हिंदी के सर्वाधिक ख्याति लब्ध कवि कौन से हैं? तब बिहारी के दोहे, बिहारी सतसैया के दोहरे, जीव नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बिहारी ने ही श्रृंगारिक रचना में सर्वाधिक लोकख्याति बिहारी को मिली, जिन्होंने सतसई में दोहों की रचना की है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रणक्षेत्र कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? रणक्षेत्र कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, जिसे आधुनिक काल की गीता भी कहा जाता है, रणक्षेत्र भी कहा जाता है और आधुनिक काल की गीता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 168 है, बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से हुआ? तब बिपाशा नामक पत्रिका का संपादन प्रकाशन उत्तर प्रदेश से हुआ। और कमेंट बॉक्स में इसे YW समझ लीजिए। बिपाशा पत्रिका के संपादनकर्ता कौन है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नील कमल में कौन सा समास है? तो नीला है जो कमल की विशेषता क्या है कि कमल नीला है। तो विशेषण विशेष से बहुला इति कर्मधार है, तो कर्मधार है समास। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? तो शेष कादंबरी अलका सरावगी जी का उपन्यास है। वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन को क्या कहते हैं? तो महाप्राण कहते हैं। देखिए, वर्गीय व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, जैसे क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कहलाते हैं और दूसरा चौथा क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? तो दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार श्री राजगोपालाचारी ने किया। निम्न में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है? तो सूरसागर में भ्रमर गीत का प्रसंग है। भ्रमर गीत को उपलब्ध काव्य भी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से क्या करती हैं? उलाहना देती हैं। उलाहना को उपलब्ध काव्य कहते हैं। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार के कविता में होता है? तो नई कविता में। मानवीकरण मतलब मानव के गुणों को प्राकृतिक रूप में ढाल देना ही मानवीकरण कविता कहलाता है और उस कविता में छुपे अलंकार को मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अनिल का पर्यायवाची क्या है? तो पवन है। अब वहीं पे अनल हो जाता, यह मात्रा हट जाता तो आग हो जाता है। इसका पर्यायवाची क्या हो जाता? आग हो जाता। तो अनिल और आग को समानार्थी शब्दों में शब्द अर्थ में भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 176 है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रहीम दास हैं। जे रहीम, इसका पूरा दोहा क्या है? जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुत्संग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम दास क्या कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं, जिनके विचार उत्तम होते हैं, उनके साथ बुरे व्यक्ति रहकर क्या कर सकते हैं? जैसे चंदन का विष है, उत्तम प्रकृति का चंदन का वृक्ष है, उसमें सांप लिपटे रहते हैं। भुजंग में सांप लिपटे रहते हैं, तो उनका क्या कर सकते हैं? फिर भी चंदन के वृक्ष में इनका विष जो है व्याप्त नहीं होता, जाता नहीं है। वह सांपों के विष को चंदन ग्रहण नहीं करता है। तो उसी तरह एक अच्छे व्यक्ति के साथ कितना ही बुरे व्यक्ति रहेंगे तो उनकी बुराई उस अच्छे व्यक्ति के अंदर नहीं प्रवेश करेगी।
गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया गीतांजलि है। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त की यह रचना है शिव शंभू के चिट्ठे, यह निबंध है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो अवधी भाषा में लिखी गई, तुलसीदास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 180 है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? नहीं पूछा है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियाँ 3 हैं, एक अवधी है। पूर्वी हिंदी की बोलियाँ 3 है, एक अवधी है, एक बघेली है, एक छत्तीसगढ़ी है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ज्ञ, ज प्लस इया से मिलकर ज्ञ बना है, संयुक्त व्यंजन है। जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन है? तो जायसी ग्रंथावली के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बी रस का स्थायी भाव क्या है? तो उत्साह है। क्वेश्चन नंबर 184, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की रचना है। छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपने कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा जाता है? तो जब छायावादी कवि अपने कविताओं में आध्यात्मिक प्रेम को व्यक्त करने लगे, उस वाद को रहस्यवाद कहा जाता है। काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? तो काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी गई है। तोड़ती पत्थर कविता किस कवि का है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कविता है। क्वेश्चन 188 है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया के रचनाकार आचार्य केशवदास हैं। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर किसे कहते हैं? तो य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया तो अशुद्ध भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश भाषा को अशुद्ध भाषा कहा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो तमिल थी। क्वेश्चन नंबर 192 है, और यह रिवीजन क्लास है, ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। पेपर देने से पहले इसमें से ज़रूर 8-10 प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाएंगे। हिंदी का पहला दैनिक समाचार कौन सा है? तो उदंत मार्तंड हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज थे। धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो स्कंदगुप्त नामक नाटक का पात्र है धातु सेन। निम्नलिखित शब्दों में से किसने व्यंजन विधि है? तो सत्कार में सत्कार, सत प्लस कार, सत्कार। तो ये तो आ गया, किसी स्वर के आगे व्यंजन के आगे व्यंजन आए तो वहाँ पे व्यंजन संधि होता है, संधि से प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 196 है, कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ज्ञानमार्गी काव्य धारा के। तो ज्ञानमार्गी काव्य धारा को संत काव्य धारा के नाम से जाना जाता है, संत काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशवदास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो केशव की काव्य कला। केशव की काव्य कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है प्रेम। प्रेम को देख नहीं सुन सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, इसीलिए प्रत्यक्ष न देखने वाले वस्तुओं को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 200 है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय किसे मिला है? तो स्वामी रामानंद को। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने, 4 दिशा 9 खंड। तो ये देखिए, रामानंद ने दक्षिण भारत में भक्ति का प्रचार किया। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति को लाए थे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं? तो कन्नड़ और तेलुगु।
कन्नड़ तेलुगु को संविधान में हाल ही में प्राचीन भाषा माना गया है। यह काम मैं आप करूँगा। पंक्तियों में आप क्या है? तो आप निजवाचक सर्वनाम है। हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का नौवां रस शांत रस है। क्वेश्चन नंबर 204 है, कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो यथार्थवादी कविता है। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को एक क्रांतिकारी कवि माना जाता है। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? तो तुलसीदास हैं। क्वेश्चन 208 है, हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं और 2 लिंग होते हैं। 2 वचन है, एक वचन, बहुवचन, और लिंग है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता से सन 1934 में प्रकाशित हुआ के संपादक कौन थे? तो रुद्रदत्त थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञान पुरस्कार दिया जाता है। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 212 है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की रचना है ठेले पर हिमालय। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो ईसा अल्लाह खां है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावन है किसकी पंक्ति है? तो बोधा को। बोधा ने प्रेम को तलवार के धार पे चलने वाले कठिन बताया, जबकि घनानंद ने प्रेम को सरल बताया है। घनानंद ने प्रेम को सरल बताया है। अब बोधा ने प्रेम को कठिन तपस्या बताया है कि तलवार के झार पर चलने के समान है प्रेम करना। और घनानंद ने कहा है, अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है जहाँ निक सयानक बात नहीं, तो वह सहज बताए हैं प्रेम करना। क्वेश्चन नंबर 216 है, शब्दार्थों सहितम काव्यम, यह उक्त किसकी है? तो भामह की है। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं अशोक के फूल नामक निबंध के रचनाकार। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तुलसीदास की यह पंक्ति है और यह रामचरितमानस से लिया गया है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई? तो वैदिक संस्कृति से हुई। वैदिक संस्कृति लौकिक संस्कृत, तब प्राकृत पाली हो गया, तब प्राकृत हो गया, अवहट हो गया, अवहट से अपभ्रंश हुआ गया, अपभ्रंश से अवहट हुआ, अवहट से पुरानी हिंदी से हिंदी का जन्म हुआ। नेक्स्ट है, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलीय छंद बनता है। हार की जीत किस कहानी के कहानीकार कौन है? तो सुदर्शन है। बाबा भारती की कहानी है हार की जीत। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरिक पचाणी सभा काशी हिंदी में प्रकाशित हुई उसका नाम हिंदी व्याकरण था। सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है? तो बाक वीरता है। देखिए, बाड़ी से किसी को ऐसे मारा जाता है जैसे चोट भी ना लगे और दर्द भी हो, और सब तो वीरता खून खराबा पे उतरता है, लेकिन बाक शक्ति ऐसा है कि किसी को बिना चोट पहुंचाए ही, किसी को बाहरी रूप से बिना चोट पहुंचाए ही घाव दे देना। जैसे कबीरदास के दोहे देते थे। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र हैं। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम बताइए? तो वह रामचरितमानस है। अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। देखिए, 9 रस होते हैं और 9 उसके अस्थाई भाव होते हैं। अस्थाई भाव वह भाव होते हैं जो व्यक्ति के अंदर छिपे होते हैं और परिस्थिति के अनुसार प्रकट हो जाते हैं। लोग ही लागत कवित बनावत, मोहि सो मोरे कवित बनावत।
किसकी पंक्ति है? तो घनानंद की है। यह कहते हैं लोग कविता की पंक्ति को बनाते हैं और कविता ने मुझे बना दिया। क्वेश्चन नंबर 228 है, छंद में पंक्ति का पहला तीसरा चरण कहलाता है विषम कहलाता है। किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं। तो जैसे एक हुआ रहीमन पानी राखिए, यह हो गया पहला चरण। अब बिन पानी सब सुन दूसरा चरण। और तीसरा पानी गए न उबरे तीसरा हो गया। अब मोती मानुष चून। तो देखिए ये विषम क्यों है? क्योंकि 1 और 3 विषम संख्या है, तो यह विषम चरण कहलाएगा। और 2 और 4 सम संख्या है, तो यह सम चरण कहलाएगा। छंद में पंक्ति का दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? समचरण। अभी मैंने बता दिया। उद्धव शतक किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था तो पाली और प्राकृत से हुआ। पाली भाषा के प्रणेता गौतम बुद्ध थे और प्राकृतिक भाषा के महावीर स्वामी थे। सवैया छंद का उदाहरण है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतारई। यह सवैया छंद इसमें है। 32 से अधिक मात्राओं और 26 से अधिक वर्णों के वाले छंद को क्या कहते हैं? दंडक छंद कहते हैं, जिसमें 32 से अधिक मात्रा हो और 26 से अधिक वर्णों की संख्या हो। छंद के प्रत्येक पंक्ति कहलाती है तो चरण कहलाती है। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई एक सममात्रिक छंद है, जिसके चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं 16-16। क्वेश्चन नंबर 236 है, कवित्त छंद की परिभाषा बताइए। तो कवित्त छंद की परिभाषा देख लेते हैं। यह वार्णिक मुक्तक छंद है। इसमें केवल वर्णों की संख्या गिनी जाती है या निश्चित की जाती है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 व 15 पर यति होता है। यति माने ठहराव, रुकते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, रुक गए। अब बिन पानी सब सुन, लाइन पूरी हो गई। इसमें मनहरण कवित्त छंद भी कहते हैं। इसे मनहरण कवित्त छंद भी कहते हैं। मनहरण कवित्त छंद कवित्त या घनाथरी के उदाहरण है। पात भरी सहरी सकल सुत बोर, बोर केवट जाति की कछुन वेद न पढ़ावत होई। मनहरण छंद या घनाथरी छंद के उदाहरण है। पात भरी सहरी सकल सुत बोर, आ केवट की जाति कछु न वेद न पढ़ाई होए। दुआ छंद के लक्षण है, यह मात्रिक छंद है, वो भी अर्ध सममात्रिक है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 239 है, किस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः 1 नगढ़, 2 भगड़, 1 रगड़ और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं? तो वह द्रुत विलंबित क्षण में होते हैं। नभा, भरा, एव 12। मेदलम, नगड़, भगड़, भगड़, रगड़। हरिगीतिका छंद का परिचय है। हमने छंद को विस्तार पूर्वक अपने चैनल पर पढ़ाया है, एकदम आसान भाषा में, ट्रिकी भाषा में। तो अगर आप लोगों को छंद से कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो हमारे चैनल के मुख्य पृष्ठ पर जाके और द एजुकेशन छंद क्लासेस, तो आपको वह छंद का वीडियो मिल जाएगा। हरिगीतिका छंद का परिचय दीजिए। तो यह मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में कुल 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 पर यति होती है। चरणांत में एक लघु और एक गुरु वर्ण होता है। एक लघु और एक गुरु वर्ण। हरिगीतिका के उदाहरण है, जो चाहत संसार में कुछ मान और सम्मान है, उसके लिए मंत्र से बढ़कर और न कोई विधान है। जिसको न निज गौरव का निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। यह हरिगीतिका छंद के उदाहरण है। हरिगीतिका में 28 मात्राएं होते हैं और गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं।
242 क्वेश्चन है, दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13। छंद शास्त्र में यति कहते हैं। लय का उत्तर क्या है? लय का अनुगमन करने वाले विरामों को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। छंद शास्त्र में गति किसे कहते हैं? लय के अनुसार प्रवाह का, कि किस गति में हम पढ़ रहे हैं। किसी दुआ को ही ले दीजिए। कबीरा कुत्ते की दोस्ती, दोनों ओर जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे, खींचे तो पैर काटे। तो ये देखिए किस गति में हम पढ़ रहे हैं, उसी को छंद में गति कहते हैं, और कहाँ पे रुक रहे हैं उसको यति कहते हैं। यति मीन्स विराम। छंद शास्त्र में गति क्यों आवश्यक है? तो मात्रिक छंदों में चरण की मात्राओं को सही गणना को ध्यान में रखने के लिए यति ज़रूरत है। यति की ज़रूरत है। एक चरण में कितनी मात्राएं हैं? क्वेश्चन नंबर 246 है। कविता छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या होती है? तो 31 होती है। हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है? तो 28 होती है, और अंत में एक लघु होता है, एक गुरु होता है। दिवस एक प्रभंज का हुआ, दिवस एक प्रभंज का हुआ, अति प्रकोप घटा नभ में गिरी, किस वाणिक छंद से संबंधित है? तो द्रुत विलंबित। इस पंक्ति में द्रुत विलंबित नामक छंद है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतरई चाऊ। किस छंद से संबंधित है? तो छवैया छंद से, सवैया छंद से संबंधित है। और यह रामचरितमानस की पंक्ति है, और यह केवट जब भगवान राम का चरण कमल धोकर और अपने नाव में नाव से उतार रहा है। क्वेश्चन नंबर 250 है। वाणिक छंद, वाणिक सम छंद है, इंद्रवजा है, यह वाणिक छम है। वर्णों में सममात्रिक छंद है। उपेंद्रवजा है, उपजाति छंद है, वंशस्थ छंद है, भुजक प्रद्यात छंद है, टोटक छंद है, द्रुत विलंबित छंद है, बसंत तिलका छंद है, भिखारी छंद है, मंदाक्रांता छंद है, मतंग मतगयंद छंद है, मालती छंद है। तो अगर इतने सारे वाणिक छंद है, वाणिक छंद का किसी का नाम पूछेगा तो यह वाणिक छंद का नाम याद कीजिए। इतने सारे छंद वाणिक छंद है, और एक मात्रिक छंद होते हैं। वाणिक छंद में वर्णों को गिना जाता है, और मात्रिक छंद में मात्राओं को गिना जाता है। तो आज का यह सेशन यही समाप्त हुआ। कैसा लगा सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम अपने चैनल पर ट्रिकी वीडियो पढ़ाते हैं, और हिंदी साहित्य और व्याकरण को संपूर्णता से पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।